हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। दरअसल बहुत सारे क्वेश्चन जो ये न्यू गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है कोचिंग सेंटर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी, ये वाली वीडियो, इसमें काफी बच्चों ने बहुत सारी चीजें कमेंट की कि मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूं, मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूं, मैं कोचिंग ले रहा हूं, तो क्या कोचिंग अब मैं नहीं ले पाऊंगा? ये किन किन कोचिंग के लिए अप्लाई होता है? जो बच्चे कोचिंग सेंटर में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्या वो नहीं पढ़ पाएंगे? और ये जो बच्चे हैं वो किन बच्चों के लिए ये जो गाइडलाइंस है अप्लाई होता है? जैसे स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या स्कूल वाले बच्चों के लिए अप्लाई होता है, या कॉलेज वाले बच्चों के लिए, या जो 12th पार कर चुके हैं वो कोचिंग ले रहे हैं, क्या उनके लिए अप्लाई होता है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने फीस पे कर दी है और पे करने के बाद अब भाई साहब ये गाइडलाइंस आ गई, आप डर गए हैं, अब सोच रहे हैं भाई साहब तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो क्या कोचिंग वाले फीस मेरी वापस करेंगे या नहीं, और करेंगे तो कितनी करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, काफी सारे लोग कहते हैं भाई साहब हम तो रिटर्न करेंगे ही नहीं फीस। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें बहुत सारी होती है। देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो काफी सारी चीजें बच्चों को डिस्टर्ब कर रही है, वो बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं इसको लेके, उनके पेरेंट्स भी हैं। ठीक है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक चीज ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज, काफी सारी चीजें आपके हाथ में कंट्रोल में अभी नहीं है। तो जो चीजें आ रही हैं उसको पहले अच्छे से आप पढ़िए, देखिए, एनालाइज करिए, उसमें देखिए ये सारी चीजें। बहुत सारे अभी तो फेक न्यूज भी आएगी भाई साहब, ऐसी ऐसी न्यूज़ आएंगी जिसको आप सुन के कहोगे ओ भाई साहब ये तो बर्बाद हो गए हम, तबाह हो गए हम, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो फेक न्यूज से जितना हो सके बच्चों आप न्यूज़पेपर और जो न्यूज चैनल्स होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना। व्हाट्सएप पे जो इधर उधर होता रहता है उस पर नहीं, उसको वेरीफाई करना। ठीक है, ऐसी काफी सारी न्यूज आएंगी जो आपको दिक्कत करेगी। तो आज हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि भैया ये बताइए, भैया ये बताइए, सर ये बताइए, सर ये बताइए, बहुत सारे कमेंट्स आए पहली वाली वीडियो जो मैंने बताई थी। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन एक एक करके आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर इस क्लास में हैं तो क्या आप कोचिंग ले सकते हैं या नहीं, आपकी एज 16 से कम है या 16 से बड़ी है तो आप कोचिंग ले सकते हैं या नहीं, आप कोचिंग कर रहे हैं तो अब आप छोड़ देंगे या नहीं। ठीक है, आप स्कूल में है, 10th में है, 11th में है, 12th में, तो क्या आप कोचिंग ले सकते हैं या नहीं। तो सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो ये है बच्चों कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें काफी सारा बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और मैंने उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की। बट मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या देख चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं, अगर आपने पूरी भी वीडियो देख ली है, तब बच्चों आप वहां पे जाके उन बच्चों के, उन अगर पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी जाके आप बस क्या करिएगा, उनका क्वेश्चन देखिएगा वो क्या कह रहे हैं और सही इंफॉर्मेशन दीजिएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसी से रिलेटेड आप क्या करिएगा, वहां पे उनको सही इंफॉर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो पता चल जाएगा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, और जो कर रहा हो ना उसको लाइव भी करूंगा, उस पर कमेंट भी करूंगा कि आपने बहुत सही एग्जाम वो आंसर दिया इसका। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप जाके उस पर क्या करो, कमेंट जरूर करो, ताकि भाई साहब आप उनकी मदद कर सको। हो सकता है मैं बाद में उनको देखूं, रिप्लाई करूं, तो आप क्या करो, वहां पे जाओ, उनको कमेंट जरूर करना, उनकी मदद करना। मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोगों की मदद करो, और अल्टीमेट गोल आपका लाइफ का भी यही होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सको, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन आती है ना बच्चों मदद करने के बाद ना, उसका अलग ही मजा होता है। तो एक बार मजा चाहो तो आप जाके एक बार कमेंट करके उनकी मदद करके ले सकते हो। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मदद करो बच्चों। ठीक है ना, तुम जल्दी करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मैं आपके लिए बहुत सारे डेटाज और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया हूं, तो एक एक करके मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। इन सबको क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ये जो भाई साहब गाइडलाइंस आपके लिए जारी हुई है, ये किसने जारी की है। हम लोग को पता है कि ये जो गाइडलाइंस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया है, बट बड़ी बात है किस बॉडी ने किया है। तो यहां पे देखिए बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन
ने इसे क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। और यहां पे जो गाइडलाइंस हैं वो किस चीज के लिए हैं, बड़ी बात यह है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको सही तरीके से उसको रेगुलेट कर सकें, अच्छे प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन करें, प्रॉपर तरीके से वो काम करें। और उनकी जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब जैसे कि आप, जैसे कि क्या होता है, जैसे आप कभी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, सारी डिटेल्स पहले भरते हो कि भाई साहब आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका पता क्या है, आप कहां के रहने वाले हो, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपका आधार कार्ड क्या क्या नंबर है, ठीक है, आपके मदर क्या है, आपके फादर क्या है, ठीक है, आपकी एज क्या है, ठीक, फादर का नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, सब कुछ मांग लेते हैं, एक तरीके से सारी डिटेल्स मांग लेते हैं, फोन नंबर भी मांगते हैं, ईमेल आईडी भी मांगते हैं, और अच्छे से प्रॉपर रजिस्टर हो जाता है। बट जो अनरेगुलेटेड प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स थी भाई साहब, खोली पड़ी हैं एकदम, कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा है, किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, और एकदम धड़ल्ले से भाई साहब पैसे कमा रहे हैं। और पैसे कमाना तो छोड़ दो बच्चों, जो पैसे बच्चों से जो ले लिया जा रहा है, जो पेरेंट्स से ले लिया जा रहा है, और कहा जा रहा है भाई साहब हम आपको ये चीज प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड कराएंगे, आपके बच्चे को हम लोग जादू बना देंगे, ठीक है, जादू समझ रहे हो ना, वो जो पिक्चर वाला एकदम बन जाता है ना, कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा बना देंगे, एकदम तैयार कर देंगे एकदम, ठीक है, कृष्ण बना देंगे, ठीक है, समझ रहे हो, तो रैंक वैंक दिला देंगे और सब मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, ऐसे प्रॉमिसेस कर देते हैं। बट भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीजें हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो आया है, ये जो हमारी गाइडलाइंस आई हैं, ये सेंट्रल मतलब केंद्र के द्वारा लाई गई हैं, 2024 की ये गाइडलाइंस है। और बड़ी बात ये है दोस्तों, ये लाई क्यों गई, अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मतलब कि इनका क्या, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने यहां पे ये चीज कही है कि जो ये हमारी जो कोचिंग सेंटर है ये सब प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करें, अपने आप को सब अपने बारे में हमें पहले बताएं, गवर्नमेंट को पहले बताएं कि भाई साहब ये हैं, ये किसके द्वारा ऑपरेट हो रहा है, ये सारी चीजों, और सही से ये सब अच्छे से रेगुलेशन करें। मतलब जो चीजें प्रॉमिस कर रहे हैं भाई साहब कि ये हम देंगे बच्चों को, इतनी फीस में देंगे, ठीक है, ये चीजें प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, एसी लगी रहेगी, बच्चा आपका बहुत अच्छे से पढ़ेगा, ये टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें तो वो ऐसे बता देते हैं पेरेंट्स के सामने, बट देते नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको बतानी होगी ताकि जो स्टूडेंट हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कोई भी कोचिंग सेंटर खोलने का, वो तो कम से कम सारा फिलफिल होना चाहिए। ये सारी चीजें यहां पे हमें बताई गई। और दरअसल ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखो गवर्नमेंट ऐसा इसीलिए कर रही है ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए। अगर इसका मतलब मैं अच्छे से समझाता हूं, जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, और 7 बजे से लेके 2 से 2:30 बजे तक तो आप स्कूल में ही रहते हो, मान लेते हैं 2 बजे तक रहते हो, ठीक है, फिर 3 बज जाता है, 3 बज जाता है, 3:30 बज जाता है, 3 मान लेते हैं, घर आते आते आपको बज जाता है, फिर खाना पीना खाते हो, आधा घंटा यहां पे लग जाता है। फिर सोचते हो अगर वो बच्चे जो कोचिंग लेते हैं भाई साहब, वो फिर फटाक से निकल लेते हैं कोचिंग करने के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा ले लेते हैं, आधा घंटा लगता है, मान लेते हैं चलने जाने में लग जाता है, तो मान लेते हैं 4 बज जाता है, फिर बाद में 1 घंटा वहां बिताते हैं और आधा घंटा बच्चों के पास मतलब उनसे बातचीत करने में, तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है इतना। और पूरा दिन भाई साहब वो इधर से उधर क्या करते हैं, बस पढ़ने में ही समय देते हैं। और कहने का मतलब ये है कि पूरा एजुकेशन ही फील्ड में, मतलब कहने का मतलब है पूरा समय इसी में ही दे देते हैं, ठीक है। और फिर भाई 5:30 बजे या 6 बजे फिर रात होना शुरू हो जाती है, फिर भाई स्कूल का भी जो काम था वो भी करना रहता है, ठीक है, और कोचिंग वाली जो चीजें दी गई है वो भी रिवाइज करो, पढ़ो, लिखो, तो पूरा सारा सिस्टम किसमें, सिर्फ घूम फिर के किताबी ज्ञान तक ही आपके पास रह जाता है। ना आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हो पाती है, ना मेंटली डेवलप हो पाते हो, ना कोई स्किल सीख पाते हो, तो ये सारी चीजें आप नहीं कर पाते हो। कोई को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें भी भाग नहीं ले पाते हो, बहुत कम ही बच्चे ले पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए अब देखो इसमें फोकस क्या किया गया है कि फोकस किया गया है आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे कि आर्ट, मतलब जो भी किसी भी तरीके की होती है, जैसे गेम में पार्टिसिपेट करना है, पेंटिंग में, गेमिंग में, जैसे आपको चेस बहुत अच्छा पसंद है, मतलब हर तरीके की फील्ड में आप हाथ डाल सको, ठीक है। आपके पास ये जो पढ़ाई वाला प्रेशर रहता है ना कि भाई साहब
तुमको भाई साहब अच्छे से पढ़ना है, बुकेज नॉलेज लेनी है, बस और कुछ नहीं। तो उस चीज से थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश की गई है, ताकि आपकी और बड़ी चीज यहां पे बताई गई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ आपको करियर गाइडेंस भी आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। करियर गाइडेंस का मतलब क्या है कि आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हो और अपनी करियर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सको, ताकि आप जान सको भाई साहब हाँ इस फील्ड में मुझे जाना है, इसी तरीके के आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो सके, आपका अच्छा खासा मेंटली आप डेवलप हो सके, स्ट्रांग हो सके। तो ये सारी चीजें इसलिए की गई है। और अब अगर हम लोग बात करें कि भाई साहब ऐसा क्यों किया गया, थोड़ी बहुत और चीजें अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बच्चों, जैसे आपका जो स्टूडेंट पे जो स्ट्रेस होता है, बड़ी बात जानते हो क्या है, जब बच्चों के सामने जब फीस दी जाती है ना भाई, मोटे मोटे पैसे दिए जाते हैं, 10,000 20,000 1-1 लाख तक चला जाता है, बच्चों के सामने दिया जा रहा है 1-1 1.5 लाख रुपए फीस कोचिंग की दी जा रही है। फीस बता रहना खाना हॉस्टल का फीस इतना सारा दिया जाता है कि बच्चा ये देख के स्ट्रेस में आ जाता है कि मम्मी पापा ने मेरे ऊपर कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है, और भाई मेरा अगर हो नहीं रहा है, मेरी रैंक नहीं आ रही है पढ़ पढ़ के, क्योंकि जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं वो उस लेवल पे वो उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, और जो दे रहे हैं या तो उनका पढ़ाने का तरीका गलत है या बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, वो सारी चीजें अलग बात है। बट उसका कहते नहीं है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ जा रहा है, स्ट्रेस में आ जा रहा है, या फिर उसे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही उस कोचिंग की, जो सर जी लोग पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से पढ़ाने से पहले या पैसा लेने से पहले तो कह दिया था कि भैया हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एक बार नहीं 100 बार पूछिए, हम आपको एक नहीं 1000 बार बताएंगे, आपका बच्चा जितनी बार भी पूछेगा हम बताएंगे। बट अब क्या हो रहा है, जब ले लिए तो एक दूसरी बार पूछने जाओ तो कहते टाइम ही नहीं है हमारे पास, आप क्या करिएगा बाद में आइएगा, फिर टाइम ही नहीं है बाद में आएगा, बाद में भाई मिलते ही नहीं है, फिर जब उसके बीच में पूछो तो कहते हैं भैया कोर्स आगे छूट जाएगा, पीछे छूट जाएगा, आगे बढ़ेंगे तुम्हारे लिए रुकेंगे नहीं। तो ये काफी सारी चीजें ये लोग बोलते रहते हैं, बस किसी तरीके से पैसा ऐंठ लें, ठीक है, इस वजह से। तो ये सारी चीजें भाई बहुत सारी वेरियस गलत चीजें होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं बच्चों के ऊपर, इसी वजह से ये सारी चीजें लाई जा रही हैं। देखो ये सारी चीजें आज की नहीं है बच्चों, इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, पार्लियामेंट में बहुत बार इसके ऊपर डिस्कस हुआ है कि ये सारी चीजें करनी चाहिए, बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेरेंट्स से इतनी सारी फीसेस ऐंठी जा रही है इन अनरेगुलेटेड जो कोचिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, और वो चीज प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं जो ये लोग कह रहे हैं, ठीक है, फेक प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है बच्चों। तो ये चीज तो हो गई कि क्यों लेके आया जा रहा है, और ऐसी आपने बहुत सारी घटनाएं भी सुनी होंगी, जैसे कि अगर नहीं सुनी है तो मैं बताऊं कि गुजरात हो गया, दिल्ली हो गई, यहां पे क्या हुआ था कि कुछ कोचिंग सेंटर्स थी बाबू, क्या हुआ था वहां पे आग लग गई थी। अब बताओ आग लग गई थी तो कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है भाई साहब उसको बुझाने के लिए वो चीज तो होनी चाहिए। भाई साहब इतनी ज्यादा आग लग गई थी कि वो था भी नहीं मेरे हिसाब से, शायद, ठीक है, बता रहे थे न्यूज में कि फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं था, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो सब भी नहीं था, और बच्चे ठूस के भरे गए थे उसके अंदर, ठूस के, समझ रहे हो कि मतलब भाई कहते हैं चिपक के बैठे हुए हैं। यहां बताओ स्कूल में जब क्लासेस कंबाइन हो जाती हैं, ये हो जाती हैं, तब कहते नहीं है, तो अगर क्लासेस कंबाइन भी होती है तब भी अगर बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो स्कूल की बात कर रहा हूं, वहां पे एकदम ठूस के भरे जाते हैं। तब कोचिंग सेंटर में तो बच्चे भाई साहब बहुत ज्यादा आते हैं, वो तो अलग बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई बच्चों। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे आग वग लग गई थी, बच्चों को क्या करना पड़ा था, बिल्डिंग से कूदना पड़ रहा था भाई कि आग में ना जले, और भाई ऊपर से भी कूदते तो भाई हो सकता था डेथ हो जाती। तो ये सारी चीजें देखी गई भाई, बहुत गलत है जो हो रही है, इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे लाई जा रही। सबसे ज्यादा यहाँ पे सिर्फ बच्चों को और सबसे ज्यादा पेरेंट्स जो फीस पे करते हैं, और फीस पे करने के बाद उस स्ट्रेस से जो पेरेंट्स और स्टूडेंट जो गुजरता है ना, यही इन्हीं दोनों पे सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। काफी लोग कहेंगे जानते हो क्या कि भैया ये सारी चीजें हो जा रही हैं सर, ये सारी चीजें हो जा रही हैं तो बहुत सारी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, हाँ कि ना। मैं मानता हूं ये सारी चीजें होंगी, बट सबसे बड़ी बात है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में इतने बड़े तौर पे जो गंदी चीजें हो रही हैं वो क्या सुधरनी नहीं चाहिए? ये आप बताओ, क्या वो सुधरनी
करनी नहीं चाहिए। ये जो इतने बड़े 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 माफिया लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब माफिया तो नहीं करना चाहिए, बट कहने का मतलब है कि भाई है जो इस तरीके से चल रहा है, एकदम काला धंधा जैसा चल रहा है, सब लोग पैसे ऐंठे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। समझ देखो सीट्स आती हैं कुछ और इतने सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, इतने सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं। यूपीएससी का नाम तो सुना ही होगा आपने, हाँ कि ना। बट भाई साहब ले पैसा लूटे पड़े। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों की, ये जो कोचिंग सेंटर सब लोग बोल रहे हैं, आखिर कोचिंग सेंटर का मतलब क्या है इस गाइडलाइंस के अनुसार, कि भाई साहब कौन है कोचिंग सेंटर। तो चलिए पहले हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे बच्चों बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या है कि कोचिंग सेंटर होते क्या है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ऐसे कोचिंग सेंटर उनको कहा जाएगा एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, कोई सेंटर है उसको कोई भी पर्सन अगर एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, मतलब चला रहा है, और सुनना ध्यान से, ठीक है, और उसमें प्रोवाइड क्या कर रहा है, ध्यान से। कोई कोचिंग सेंटर है, कोई भी कोचिंग सेंटर है, मान ले तो कोई भी, आप किसी में भी जा रहे हो, कोई भी कोचिंग सेंटर है, उसमें कोई भी प्रोग्राम, सुनना ध्यान से, ये शब्द सुनना, कि कोई भी एनी स्टडी प्रोग्राम, कोई भी स्टडी पढ़ाई लिखाई का कोई भी प्रोग्राम वहां पे चल रहा है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, जैसे कि भाई साहब आप जेईई मेन के लिए तैयारी कर रहे हो, नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम हो गया, स्टडी से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो गया, या फिर स्कूल में भी अगर एकेडमिक, सुन लेना, एकेडमिक सपोर्ट वाला भी, अगर एकेडमिक सपोर्ट क्या, अगर आप भाई साहब 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, तो कहने का मतलब है अगर एकेडमिक सपोर्ट भी दे रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई के स्कूल वाले, स्कूल लेवल पे भी अगर वो सपोर्ट दे रहे हैं, सुनना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब कर रहे हैं वो, तो चाहे वो स्कूल हो, स्टूडेंट्स एट स्कूल, या फिर कॉलेज के हो, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के हो, फॉर मोर देन 50 स्टूडेंट, ठीक है, अगर उस सेंटर के अंदर, उस जहां पे पढ़ाई हो रही है उस सेंटर के अंदर अगर 50 स्टूडेंट से ज्यादा बच्चे उस सेंटर में पढ़ रहे हैं जहां पे आप जा रहे हो, मान लेते हैं, तब 50 स्टूडेंट से ज्यादा, मोर देन 50 स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं, तो उसे कोचिंग सेंटर कहेंगे। सुन लिए कि नहीं, समझ में आ गया ना। ऐसी जगह, ऐसे सेंटर पे, ऐसे जहां पे आप जा रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है, चाहे आप स्कूल पे हो, कॉलेज पे हो, कहीं कोई भी कोचिंग ले रहे हो, अगर वहां पे 50 बच्चों से ज्यादा पढ़ाई लिखाई चल रही है वहां पे, तो भाई साहब उसे कोचिंग सेंटर कहेंगे। समझ में आ गया। अब बड़ी बात यहां पे, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये भाई साहब कोचिंग सेंटर क्या होते हैं। अब बड़ी बात यहां पे एक और चीज है यहां पे बच्चों, कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कोचिंग कर सकते हैं। बड़ी बात यहां पे ये आती है, ऐसे कौन से बच्चे हैं कि भाई साहब यहां पे कोचिंग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई साहब ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं इनकी जो रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी जो फीस है भाई साहब, फीस अगर आपने पे कर दी है तो भाई साहब आपको वो मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, वो सारे डिस्कस करेंगे, वो भी चीज डिस्कस करेंगे। तो यहां पे एक चीज हम लोग एक चीज बात कर लेते हैं, कोचिंग सेंटर की बात किया है ना भी, तो इसके ऊपर एक और चीज बात कर लेते हैं कि जो कोचिंग सेंटर है भाई साहब, इनको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो गया है, ठीक है। अगर ये भाई साहब पूरे भारत में हर स्टेट में अप्लाई हो जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये गाइडलाइंस आपके आप मतलब जो स्टूडेंट हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं, क्या ये उनके लिए गलत हो रहा है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो चीजें मैं बता रहा हूं और गलत हो रहा है तो क्यों, वो भी आप बताइएगा, उसका भी मैं जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। हाँ, कुछ हद तक जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो खत्म नहीं होगा। कोचिंग सेंटर क्या बंद हो जाएंगे? नहीं, कोचिंग सेंटर नहीं होंगे, बट जो अनरेगुलेटेड जो चल रहे थे अब वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे। वो कहेंगे कि भाई साहब ये फला ये लोग हैं, ये इसे रेगुलेट करो, कुछ भी होगा तो उन पे वो कार्रवाई होगी। अब देखो ऐसा कैसे हो गया, अब देखो यहां पे देखो, अब कोई भी कोचिंग सेंटर होगी ना, उन्हें अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन में जाके अपने आप को ऑथराइज करवाना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ वहां पे क्या बताएंगे वो, ये बताओ वहां क्या बताएंगे वो,
जाके रजिस्ट्रेशन में क्या उनको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि भाई साहब बच्चों से इतनी फीस लेंगे, फीस के बारे में उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। अपना फॉर्म पे पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है ना, पूरा चिट्ठा अपने बारे में पूरा रिक्वायर वहां पे होना जरूरी है, सारा सब कुछ कि भाई साहब आप कौन हो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ वो अच्छे से लेंगे। अब बड़ी बात यहां पे एक और चीज आती है, आपको नहीं पता होगा, मैं बता दूं कि ये लोग क्या करते थे कि आप अपना एक भाई साहब कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया और एक भाई साहब रूम ले लिया और वहां का रजिस्ट्रेशन करवा लिया और कह दिया भाई साहब अपना ये हेडक्वार्टर हो गया, आगे ना। और फिर क्या किया, उसी पे ही नाम पे क्या किया दिया, मतलब उसी नाम से क्या किया, और सारे भाई साहब क्या किए, कोचिंग सेंटर्स खोल दिए, अलग अलग ब्रांचेस खोल दी। अरे जैसे आपने सुना होगा स्कूल की एक ब्रांच यहाँ पे, एक ब्रांच वहां पे, एक ब्रांच वहां, एक ब्रांच वहां। तो ये लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं, सीधा सा एक रजिस्ट्रेशन हो गया, बस हो गया इंडिविजुअल। अब क्या क्या आ गया है कि आप कहीं पे भी ब्रांच खोलेंगे, आपको हर ब्रांच का रजिस्ट्रेशन उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन में करवा के ही आना है। समझ में आ रहा है ना, वहां पे जाइए, करवाइए, फिर आइए, हर एक का करवाइए, ठीक है। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है यहां पे। तो ये सारी चीजें यहां पे ये वाली बात होगी। अब हम लोग बहुत ही ज्यादा मेन, जो कि मैंने आपसे बोला था कि कौन भाई साहब ये कोचिंग ले सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा मेन है, बहुत ज्यादा। पहले देखिए यहां पे क्या है, स्टूडेंट जो है बिलो कितनी एज के, 16 साल से बिलो द एज ऑफ 16 ईयर। सुन लेना ध्यान से, काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया बताइए कौन ले सकते हैं, मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूं, मैं उस क्लास में पढ़ रहा हूं, तो बताओ। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपना एक कैलकुलेटर आता है, अभी आप डाल दो, गूगल पे डालो एज कैलकुलेटर, ठीक है ना। फिर बाद में एक पेज खोलो, वो एक लिंक खुल के आएगी, मतलब लिखा होगा, उस पर क्लिक करना। तो पहले तो आप बताओ कब आप पैदा हुए थे, 2004, 2010, 2008, 1992, 1998, कितने में भी हो, उस पर डाल देना, डेट डाल देना, डे और मंथ डाल देना और ईयर डाल देना, और नीचे भाई साहब करंट डेट डाल के सर्च कर लेना, आपकी एज आ जाएगी, कितने साल के हो, कितने मंथ के हो, कितने दिन के हो, सब आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट बिलो द एज ऑफ 16 आर नॉट परमिटेड, उनको तो कोचिंग लेनी ही नहीं है, आर नॉट परमिटेड मतलब अलाउ नहीं किया गया है कि वो भाई साहब अपने आप का एनरोलमेंट करें किसी भी कोचिंग सेंटर में। अब सुनना, कोचिंग सेंटर में बता चुका हूं कि 50 प्लस अगर स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे हैं सेंटर में किसी, तो उसे कोचिंग सेंटर कहेंगे। अब वो वाले जो सेंटर होते हैं, जो सर जी बुला लिए 10-15 बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे हैं, कोई 8th का पढ़ रहा है, कोई 10th का, 12th का, ठीक है, बुला लिए, या फिर 10th का बैच बुला लिया, 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, साथ में लगा दिया गया है टेबल, उसे बैठ के आराम से सर जी पढ़ा रहे हैं। तुमको क्या प्रॉब्लम है, उनका सॉल्व कर, तुमको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा, इनकी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर दो, इनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं, फटाक से वो कॉपी पे आराम से बता रहे हैं करके, ठीक है। तो उसे कोचिंग सेंटर नहीं कहेंगे, 10, 15, 20, बट भाई साहब अगर वो 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं भाई साहब, तब जाके उसको कोचिंग सेंटर कहेंगे, 50 से ज्यादा अबव, ठीक है ना, तब उसे कोचिंग सेंटर कहेंगे। अब सुनो, कह रहा है जो एंट्री जो होगी वो अलाउ होगी कब, ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब आप सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास कर लोगे, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि जो 10th क्लास है, ठीक है, देखो 10th क्लास तक अगर आपकी एज आ गई है कितनी, 16 ईयर हो गई है, अब आपको 11th 12th की चाहिए कोचिंग, तब क्या कर सकते हो, तब आप कोचिंग ले सकते हो अगर आप 16 ईयर से अबव हो गए हो। तो देखो अभी तो ये लाया गया है, बड़ी बात सुन लो, अभी तो ये चीजें लाई गई हैं, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा भाई साहब बदलाव होगा, उसकी टेंशन आप मत लो, ये सारी चीजें अभी लाई गई हैं, तभी तो पता चलेगा, कोई ना कोई चीज लेके आओगे, कोई ना कुछ चीज दिखाओगे, तभी तो लोग देख के कहेंगे अरे भाई साहब उसकी नाक टेढ़ी है, उसको सही कर दो, अरे भाई साहब उसका टांग नीचे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, गलत लग रहा है, थोड़ा सा उसे सही कर दो, ठीक है। तो भाई साहब सामने से कुछ ना कुछ तो रिप्लाई आएगा ना कोई भाई अपोजिशन वाली पार्टी कहेंगे भाई साहब ये तो पूरा टूटा हुआ है, फिर से बनाओ इसको, ठीक है ना। तो उसमें जो भी चीजें रिक्वायर होगी गवर्नमेंट अपनी तरफ से करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो भाई साहब आपका हित ही चाहती है, ठीक है, अहित नहीं चाहती है, ठीक है। कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये जो चीजें लाई जा रही है भाई साहब, मैं उसे कह रहा हूं ना सही एक तरीके से, कुछ चीजें जो गलत है वो उसको सुधारा जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब कहा गया है एंट्री इज अलाउड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। तो अगर
मैं मान लेता हूं कि 10th तक अगर आपकी 16 ईयर है, मतलब 10th तक हो गई, तो 11 12 की आप कोचिंग ले सकते हो। सिर्फ यहां पे एज को स्पेसिफाई किया गया है। अगर आप भाई साहब 8th में और आपकी 16 ईयर है, तो भाई साहब क्या करना है, आप कोचिंग कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ये चीज कही गई है, ठीक है ना। एंट्री अलाउ है, अगर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन आपने पार कर लिया है तो भाई साहब आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब बड़ी बात यहां पे आती है कि बच्चे कहते हैं भाई साहब मैं तो 11th में हूं, अभी मेरी क्या है 15 ईयर है और अब मैं कोचिंग नहीं कर, मैं क्या कोचिंग ले सकता हूं या कोचिंग नहीं ले सकता हूं। तो भाई साहब क्या करना है, अगर आप कोचिंग सेंटर्स में नहीं ले पा रहे हो, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स में नहीं ले पा रहे हो, तब क्या करना है। अगर देखो अभी तो ये चीजें पूरी तरीके से बता दी गई कि भाई अगर आप 16 से कम हो तो भाई साहब नहीं ले सकते हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, कहीं। इसका मेन रीजन यही चीज बताया गया है कि आपका डेवलपमेंट हो सके, आप सिर्फ बुक के कीड़े ना बन के रह जाओ, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो भाई साहब बहुत सारी गलत चीजें आपके साथ हो जाती, क्योंकि आपका दिमाग विकसित नहीं किया होता। इसी वजह से इन लोगों ने एज की रिस्ट्रिक्शन लगाई कि भाई साहब 16 साल तक तो कम से कम बच्चा जो बच्चा होता है वो कम से कम अपनी हर चीज को सही क्या है गलत क्या है इन सारी चीजों के बारे में सोच सके, ठीक है ना। हर चीज ओवरऑल उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। ये चीजें यहां पे क्राइटेरिया रखी गई, ठीक है। एज को क्राइटेरिया मानी गई कि 16 साल, इसमें हो सकता है चेंजेस आए, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है, देखो ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर्स होते थे ना बच्चों, ये मिसलीडिंग प्रॉमिसेस करते थे, ये हम आपको बता चुके हैं। कहते थे भाई साहब क्या कि हम आपको गारंटी देते हैं, मुंह पे तो गारंटी दे रहे हैं भाई साहब, रिटर्न में नहीं देंगे गारंटी, कहेंगे हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपके बच्चे की हम लोग रैंक ले आएंगे, आपके बच्चे की मार्क्स ले आएंगे। तो ऐसे ऐसे क्या करते थे भाई साहब, गारंटी देते हो। पेरेंट्स को सबसे बड़ी बात है, आपके मम्मी और पापा को भले ही आपको नहीं करना है, वो कोचिंग नहीं करनी है भाई साहब, मेरे को नहीं करना है नीट का, नहीं करना है जेईई का, बट क्या करते थे आपके पेरेंट्स को इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते थे, उनका दिमाग व्हाइट वॉश कर देते थे, ये कह के कि भैया आप, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं मैडम, मैं आपको ये कह दे रहा हूं कि भाई साहब आपका बच्चा ना टॉप करे तो बताइएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो कि ना, ऐसी ऐसी चीजें कह देते कि भाई साहब पेरेंट कहता है यार इससे अच्छा क्या चांस लगेगा मिलेगा, भाई साहब कर देते अपने बच्चे का भविष्य बदल जाएगा, ठीक है। देखो पेरेंट्स आपकी कभी भी याद रखना, कभी भी आपके माँ बाप आपके लिए गलत नहीं सोचते, वो हमेशा यही सोचते कि मेरा बच्चा आगे निकल जाए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हमेशा याद रखना, और ये चीज हमेशा याद रखना कि अपने पेरेंट्स की कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत कर देना, कभी भी नहीं। वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, आपके जो माता पिता होते हैं ना, वो सेकंड फेस ऑफ द गॉड है। मैं मानता हूं कि वो सेकंड फेस ऑफ द गॉड है, वैसे टीचर्स को कहा जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले तो भाई साहब हमारे आते हैं भगवान, फिर आते हैं भाई साहब उनके जन्म हो, हमारा जन्म किसके द्वारा हुआ है, क्या टीचर्स के द्वारा हुआ है, नहीं, सबसे सेकंड है हमारे पेरेंट्स हैं, फिर जाके हमारे आते हैं टीचर्स आते हैं। तो अब वो अलग बात है कि इस दुनिया में जीने के लिए जो शिक्षा हमें दी जाती है वो भाई साहब टीचर्स के द्वारा दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जिनको चाहो आप अपने अनुसार कह सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पे बड़ी बात ये है कि ये चीजें कही क्यों गई हैं, ठीक है। अब यहां पे बड़ी बात जानते हो क्या है कि ट्रांसपेरेंसी जो होती है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है कि भाई साहब हर चीज अब आपको सामने दिखेगी। अब यहां पे क्या गया है, जो कोचिंग सेंटर्स हो गए उनको मैंडेट कर दिया गया है, एकदम कंपलसरी कर दिया गया है कि भाई साहब पहले तो आप क्या करिए, वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट बनाने के बाद वहां पे आप क्या करिए कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो आपके टीचर हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डाल दीजिए। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराते हो, क्या पढ़ाते हो, आप कितना पढ़ाते हो, उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, टाइम क्या है, ठीक है। फिर करिकुलर डिटेल्स डाल दो, क्या पढ़ाओगे, किस चीज के बारे में बताओगे, सारा सब कुछ आप वहां पे बता दीजिए। और ड्यूरेशन पीरियड जो होता है वो भी। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि हॉस्टल फैसिलिटीज आप कैसी कैसी प्रोवाइड कराते हो, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं है। और फीस के बारे में भी भाई साहब यहाँ पे सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें भाई साहब पहले तो रजिस्ट्रेशन से पहले सब लोग कहते थे बहुत मजा आएगा, सब कुछ पढ़ा देंगे, बट जब असलियत पता चलती थी तो भाई साहब पता चलता था कि जो कमरा दिए हैं उनका जो छत है वो तो भाई साहब चू रहा है, कब गिर जाए कुछ पता नहीं, हॉस्टल कब गिर जाए कुछ पता नहीं, ऐसी ऐसी चीजें रहती थी। तो प्रॉपर सिस्टम तरीके से सारी चीजें आपको प्रोवाइड करानी है कि ताकि अगर भविष्य में कोई भी गलत चीजें अगर बच्चों के साथ हो जाती है ना भाई साहब, तो भाई साहब उनको क्या किया जाए, कटघरे में खड़ा किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब बड़ी बात यहां पे क्या है कि गवर्नमेंट ने फीस के बारे में क्या चीज
कही कि भाई साहब फीस कैसी होनी चाहिए, जो कोचिंग वाले जो धर धर के पैसा लूट रहे हैं, फीस कैसी होनी चाहिए। यहां पे इन्होंने कुछ बताया नहीं कि इतनी फीस होनी चाहिए। बताया क्या इन्होंने कहा कि जो कोर्स होना चाहिए, चाहे आप नीट का लें, जेई का लें, यूपीएससी का लें, कुछ भी लें, वो जो फीस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए भाई साहब, सही होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है ना, सही होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इतना एक एवरेज व्यक्ति दे सके, ठीक है, वो होनी चाहिए, ठीक है। और आपको एक डिटेल रिसिप्ट प्रोवाइड करानी है कि भाई साहब ये देखिए, ये पक्की रसीद प्रोवाइड करानी कि इस बंदे ने हाँ पे किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया हाँ आप पे कर दीजिए, 10,000 कम दे दीजिएगा, रिसिप्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा चक्कर मत पालना बाबू आप लोग, ठीक है। अगर पाल लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। पता चला वो वाला कोचिंग सेंटर वाला कह दिया कि भैया आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ता नहीं और बच्चे के साथ आपके कुछ हो गया, तो क्या कर लेंगे आप। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइएगा, उनको बताइएगा, ताकि वो भी जागरूक हो और 10 लोग को बता सकें इसके बारे में कि भाई साहब ये चीजें, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही है बच्चों, और अगर आप नहीं शेयर करोगे तो इस देश का युवा अगर इस चीज को नहीं बताएगा लोगों, तो कौन बताएगा, हाँ कि ना बच्चों। तो आप ही हैं जो आप बताएंगे तभी चीजें होंगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि क्लास का जो ट्यूटोरियल होता है या फिर कह सकते हैं ड्यूरेशन होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए और कब होनी चाहिए क्लासेस, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और आप अगर ये जो कहते नहीं, अगर आप बीच में छोड़ना चाहो, जैसे कि मान लेते हैं आपके पिताश्री ने किसी कोर्स में आपको, जैसे मान लेते हैं जे या नीट में रजिस्टर करवाया और आधी फीस पे कर दी, 6 महीने की या 1 साल की पे कर दी फीस। अब मान लेते हैं कुछ दुर्घटना हो गई और जिसकी वजह से क्या हुआ, अब आप कोचिंग नहीं कर सकते, अब आपको निकलना है कोचिंग से। तो अब कोचिंग वाले कहते हैं कि भैया आपको अब फीस नहीं पे होगी, अब आपको जाना हो तो जाओ, पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो भाड़ में जाओ, यही करते हैं ये लोग, ठीक है। तो अब फीस कैसे प्रोवाइड होगी आपको, वो चीज मैं आपको भी बताने वाला हूं। फ्री फी की जो रिफंड होगी ना, वो कैसे होगा, रिफंड का प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और क्या है, कोचिंग सेंटर किसे कहते हैं ये हमने बता दिया, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं यही बता दिया, हु कैन टेक कोचिंग क्लासेस ये भी बता दिया, और ये जो मार्केटिंग करते हैं ना, मिसलीडिंग प्रॉमिसेस करते हैं ना भाई साहब, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब भाई साहब फी का जो स्ट्रक्चर था वो भी अभी मैंने आपको बताया है। अब यहां से मैं आपको बताता हूं कि अगर इससे निकलेंगे कैसे, ठीक है। अब यहां पे बड़ी बात है कि अगर आप किसी भी कोर्स, कोई भी कोर्स आप लिए, नीट जेई का कोई भी, ठीक है, अगर आप उसके बीच में दौरान में कभी भी अगर आप निकल रहे हो तो कैसे उसका प्रोसेस क्या होगा, वो फीस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या कहा है, एक शब्द यूज किया है, प्रो राटा रिफंड। क्या यूज किया है, प्रो RATA राटा रिफंड इज मैंडेट विद इन 10 डेज। कह रहे हैं कि भाई साहब मान लेते हैं आप क्या किए, मान लेते, सुन लो, मान लेते हैं आपने 12 महीने का कोई कोर्स ले लिया, 12 महीने का कोर्स ले लिया। कोर्स लेने के बाद आपने क्या किया कि 6 महीने तक आपने पढ़ा और अब 7वें महीने से आपके पास अब फीस नहीं है पे करने की, या फिर आपने 12 का 12 महीना का पे कर दिया, अब 6 महीने के बाद आप छोड़ना चाहते हो, अब नहीं पढ़ना चाहते हो, कोई भी दिक्कत हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, कोई भी दिक्कत मैं मान लेता हूं हो गई, आप फीस नहीं पे कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको कोचिंग वाले देंगे या नहीं। सुन लो, कह दिया है गवर्नमेंट ने कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको उसको पैसा दे देना है। सुन लो, 10 दिन के अंदर अंदर उसको पैसा देना। पैसा कैसे देना है, सुनो, प्रो राटा रिफंड का मतलब है कि क्या करना है कि जो ड्यूरेशन है उसको आपको देखना है। अगर 12 महीने का कोर्स था और 6 महीने पढ़ा है, तो अब 6 महीने जो बचा है ना, ठीक है, आपको देख लेना है कि हर एक महीने का कितना पैसा, मान लेते हैं 12,000 रुपया देना था पूरे कोर्स का, हर एक महीने का 1,000 रुपए हो गया। 12 महीने का था, 12,000 आपने उस कोर्स का दिया, हर एक महीने का 1,000 रुपए हो गया। आपने पढ़ा 6 मंथ, मतलब क्या 6,000 आपने खर्च कर दिया और 6 मंथ पढ़ा भी है। अब बचा 6 मंथ, मतलब 6,000 और बचा है। अब आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो क्या होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको 6,000 रुपए उस कोचिंग सेंटर वालों को देना पड़ेगा। यहां पे बहुत ही गजब चीज और भी है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही गजब की चीज निकाली गवर्नमेंट ने। वो क्या है, एनी फीस, कोई भी अगर फीस है उसको इंक्रीज आप नहीं कर सकते हो। कोर्स ड्यूरेशन जो होगा ना उसके बीच में, ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन, मतलब आपने कोई रजिस्टर किया, आज रजिस्टर किया और 6 महीने बाद आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो मान लेते हैं आज उसकी 10,000 फीस है, ठीक है, तो आपने पे कर दिया 10,000। अब कोर्स आप पढ़ रहे हो, बीच में कर दिया, अरे कोर्स की फीस बढ़ गई, 5,000 रुपया और दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते भाई, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि आप कोर्स की फीस नहीं बढ़ा सकते। और फिर
अब ये जो अप्लाई होता है ना, कोर्स फीस और हॉस्टल रिलेटेड चार्जेस, अगर आपने क्या हुआ है हॉस्टल अगर आपने लेके रखा है, मान लेते हैं अगर जेईई वेई की तैयारी कर रहे हो और हॉस्टल की भी फीस वाली चीजें आ गई कोर्स ड्यूरेशन के बीच में, क्या होता है हॉस्टल वाला बहुत होता है कि भाई साहब हॉस्टल की फीस बढ़ा दी, आज 4,000 है तो अगले महीने कहेंगे भैया 5,000 हो जाएगी, फिर अगले फिर कहेंगे 6,000 हो जाएगी, फिर 6,500 ऐसे करके बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़े कमीने होते हैं, ठीक है ना। अब समझ जाओ, कमीना बंदी करेंगे तो कमीने तो कहेंगे ना कहने का मतलब ये अगर ऐसा होता है तब है, नहीं है तो भाई सही है, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। मैं उन्हीं लोगों को कह रहा हूँ जो लोग ये चीजें करते हैं, और ये जब चीजें करते हैं स्टूडेंट के साथ ऐसा सब कुछ होता है ना तो बहुत बेकार लगता है, ठीक है। वो पढ़ने आए ये सब फालतू की चीजें करने आए। और बहुत बड़ी बात जानते हो क्या है ना, कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के भी ऊपर बोला है, बहुत एग्जिट पॉलिसीज मैंने आपको बता दी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दूं, बहुत जरूरी है कि जो कोचिंग सेंटर ना भाई साहब, इनको जो मिनिमम, अब सुनना इससे तो मजा आ जाएगा आपको सुन के, बड़ी बात जानते हो क्या गवर्नमेंट ने यहां पे कहा क्या कि हर एक बच्चे को कम से कम 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर आप देख लीजिए, 1 मीटर की छड़ी ले लीजिए, और फिर 1 मीटर स्क्वायर, मतलब कोई स्क्वायर बना दीजिए 1 मीटर का, 1 मीटर का आप क्या करिए स्क्वायर बना दीजिए, उतना कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए भाई साहब बच्चों को। मतलब बच्चों को कम से कम 1 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट इन ईच क्लास, हर एक बच्चे को कम से कम मिनिमम, उससे ज्यादा कर दिए सही है, ठीक है ना, ठीक है, चाहे पूरा एक कमरा दे दें पढ़ने के लिए, ठीक है, बढ़िया है। हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास की बात कर रहा हूं, जिस क्लास में आपको बैठ के टीचर पढ़ाएंगे, कम से कम 1 मीटर स्क्वायर का भाई साहब उसको देना चाहिए। हालांकि देते नहीं है मुझे पता है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में 2 लोग को ठूस के भरेंगे मुझे पता है, ठीक है ना। तो 1 मीटर कम से कम इन्होंने कह दिया है कि होना चाहिए, और कम से कम भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर जिस जगह पे जिस सेंटर में बुला के बच्चों को पढ़ा रहे ना, कम से कम भाई साहब फायर की सेफ्टी, अगर आग लग जाती है तो उसकी होनी चाहिए, बिल्डिंग कोड सब कुछ मेंटेन होना चाहिए वहां पे, ठीक है ना। बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग टूटने उठने का, जिस जगह पे बनाए हो, जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं बहुत सारे होते हैं, वो कंपलसरी कर दिया गया भाई साहब, देना है तो देना है, नहीं तो सेंटर नहीं चला पाओगे। और बड़ी बात यहां पे ये भी कहा गया है कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए। भाई साहब गर्मी में एकदम चिपका के बैठा है और पसीना इतना पर चू रहा है, और बच्चा लिख रहा है तो पसीना ही बुक में आ जा रहा है, पूरा बह जा रही है स्याही, भाई वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। वेंटिलेशन होना चाहिए, अच्छी खासी हवा आती जाते, लाइट दिखे, लाइट चली गई, पता चला पढ़ा रहे सर जी लाइटें चली गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, और सिक्योरिटी मेजर्स आर आल्सो एसेंशियल। तो भाई साहब सिक्योरिटी भी बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरी यहां पे कहा गया है। अब यहां पे एक चीज और कही गई कि कोचिंग सेंटर्स के जो बाहर या अंदर, ऐसा नहीं कहा गया, बट ये कहा गया कि सीसीटीवी तो कम से कम होना चाहिए, कौन आ रहा है कोचिंग सेंटर में, कौन जा रहा है, ठीक है ना। वो सारी चीजें बहुत जरूरी है, कैमरे लगे होने चाहिए, और जो दवाइयां होती है फर्स्ट एड होनी चाहिए, किसी को चोट वोट लग गई तो कम से कम वो तो रखे रहो भाई, उसके लिए भी भैया बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट जो भी होती है चीजें, वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया कोचिंग सेंटर में डॉक्टर वाक्टर सब कुछ जो होना चाहिए वो भी ऐसा नहीं, बस हाँ मिनिमम जो चीजें होती हैं, कट फिट जाए, बुखार उखार आ जाए, बंदा गिर जाए, तो वो सारी चीजों के लिए ये, अब जो भी चीजें हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे एक बहुत 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 गजब की चीज है, वो क्या है, स्टडी आवर, मतलब कितने घंटे कोचिंग वाले आपको पढ़ा सकते हैं, बहुत गजब वाली चीज है, ध्यान सुना। यहां पे एक चीज बोली गई है कि जो कोचिंग क्लासेस जो होती है ना, ये कम से कम जो स्कूल, मतलब आपका जो स्कूल है, आपका जो विद्यालय है, जब वो पढ़ा रहा है आपको, मतलब कि सुबह से 6 से ले लेते हैं या 7 से ले लेते हैं, 8 से ले, 8 बजे से लेके जब तक आपकी छुट्टी होती है, उतने के बीच में तो आपकी क्लासेस नहीं ले सकता है कोचिंग सेंटर। क्योंकि भाई साहब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, स्कूल को बंक मार देते हैं, छुट्टी मार देते हैं, निकल जाते हैं और चले जाते हैं कोचिंग में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। भले उसका कोई भी मतलब कोई भी रीजन हो सकता है स्कूल जाने में मजा नहीं आ रहा, कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग में जाके भाई साहब कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, वहां मजे ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कोई भी दिक्कत हो, आपका कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं बच्चे क्या करने के लिए, स्कूल को छोड़ दे रहे हैं, स्कूल क्लासेस को छोड़ रहे हैं, तो ये चीज नहीं कर सकती है कि भाई स्कूल का जो स्टडिंग ड्यूरेशन टाइम है उसके बीच में कोचिंग सेंटर भाई साहब कोचिंग क्लास नहीं लगा सकते हैं, कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। स्कूल आस्क्ड टू इंश्योर रेगुलर अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस जो होनी चाहिए भाई साहब वो होनी चाहिए। अब देखो जो पेरिकुलम टाइम टेबल जो होता है आपका, स्टूडेंट टू रिलैक्स एंड
कॉपरेट, ठीक है। हाँ, ये चीज तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी बात चीज क्या है जानते हो कि वीकली जो भाई साहब आपको ऑफ मिलता है, मतलब संडे जो होता है, हाँ कि ना, समझ लो। अब तो मजा आ रहा होगा आपको, ये चीज में मजा आ जाएगा कि संडे को भाई साहब आपको ऑफ मिलना चाहिए। हाँ भाई, समझ रहे हो कि नहीं, कि भाई साहब छुट्टी मिलनी चाहिए भाई साहब, समझ रहे हो ना, वो चीज तो मैंडेटरी है। अब चाहे टीचर हो या फिर भाई साहब स्टूडेंट, उनको तो वीकली मिलना चाहिए, ऑफ मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, कहने का मतलब ये है क्या कि कोचिंग सेंटर के लिए या फिर स्कूल के लिए भी, उन सब के लिए मेरे हिसाब से तो है कि भाई साहब कम से कम एक दिन तो दो रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज कही गई है कि हेल्थ टीचर स्टूडेंट रेशियो, हाँ ध्यान से सुनना, मेंटेनिंग अ हेल्दी टीचर स्टूडेंट रेशियो, ये बहुत ही गजब की चीज यहाँ पे बता दी गई। आपने नोटिस क्या होगा कि भाई साहब क्या करा जाता है कि कोचिंग सेंटर में मान लेते हैं कि 500 बच्चे हैं, भरे पड़े हैं, और भाई साहब एक टीचर यूं एकदम रेला पढ़ाया, तो इतने सारे बच्चों में किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी को कुछ नहीं आ रहा, बस टीचर पढ़ा के बस भाग रहा है, ठीक है ना। तो इतने सारे बच्चों को कैसे भाई साहब एक टीचर कैसे संभालेगा? तो कम से कम जो स्टैंडर्ड होता है 50 बच्चों के, 60 बच्चों के, इतने को तो भाई साहब उनको तो संभालने में दिक्कत हो जाती है, 500 में कैसे संभालेंगे? समझ में आ रहा है ना। तो कम से कम भाई साहब हेल्दी रेशियो होना चाहिए, जितने को भाई साहब एक टीचर संभाल सके, कम से कम उतना हो, उससे ज्यादा ना हो, नहीं तो पता चला भाई साहब कोई पढ़ नहीं रहा है कि टीचर है कोई सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लास साइज आराम से मेंटेन होनी चाहिए, ये सारी चीजें कही गई। तो स्टडी आवर्स मैंने बता दिया, स्टडी आवर जो होने चाहिए वो कम से कम भाई साहब उसके बीच में ना आए। अब ये नहीं बताया गया कि कोचिंग सेंटर वाले कितना आवर पढ़ा सकते हैं, वो चीज नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया कि भाई साहब स्कूल की स्टडी के दौरान भाई साहब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत ही गजब की चीज लाई गई है, वो है कंप्लेंट मैकेनिज्म। कंप्लेंट मैकेनिज्म ये क्या होता है? ये बहुत ही गजब की चीज होती है बच्चों। वो क्या है कि अगर आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी, आपके पापा को कोचिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत आ गई, या आपको ही खुद दिक्कत आ गई कि भाई साहब आपसे फीस ज्यादा ले रहे हैं, बोला कुछ ले कुछ रहे हैं, मतलब अभी 1 लाख बोल दिया कि 1 लाख सबमिट कर दो, फिर कह रहे नहीं फीस बढ़ गई है, 1.5 लाख दो, अब ठीक है 2 लाख दो, तब आप क्या कर सकते हो? अब आपका दिमाग गर्म हो गया कि बोला कुछ था और ले कुछ रहे, हॉस्टल की बोली कुछ ले कुछ रहे, और टीचर बोल रहे हैं तो ये पढ़ाएंगे, अब पढ़ा रहे हैं कोई और पढ़ा रहे हैं और बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो अब आपके पास कुछ होना चाहिए ना बताने के लिए। तब आप क्या करोगे? अब इनकी कंप्लेन कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, ये जो कंप्लेन है ना भाई साहब, ध्यान सुनो, ये कंप्लेन आपकी 30 दिन के अंदर अंदर पूरी जो कंप्लेन आप करोगे, सुन लो ध्यान से सुनो, एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंटल एक वो बनाया जाएगा आपका, क्या बोलते हैं इसमें, क्या लिखा गया है, कोचिंग सेंटर कंप्लेंट अगेंस्ट कोचिंग सेंटर, ये कंप्लेंट, हाँ एक कमेटी आपकी बनाई जाएगी, स्टैब्लिश की जाएगी, एक अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी आपकी स्टैब्लिश की जाएगी, उसी एरिया में करा जाएगा, ठीक है। हर स्टेट में क्या जाएगा, टेंशन नहीं लेना है कहाँ किया है कि नहीं, आप वहां पे कंप्लेन करो, हो सकता है ऑनलाइन भी हो जाए धीरे धीरे, तो ये सारी चीजें आप ऑनलाइन भी कर सकोगे अगर फैसिलिटीज अवेलेबल रही, तो वो तो हो जाएगी, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो ऑनलाइन होगा ऑफलाइन की टेंशन ना लो। तो आप क्या कर सकते हो, इन लोगों की क्या कर सकते हो, कंप्लेन फटाक से कर सकते हो, ठीक है। भाई साहब ये हमसे इतना पैसा ऐंठ रहे हैं, ये हमसे ये कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं हम लोग, तो जो करना चाहो आप कंप्लेन कर सकते हो, और ये कंप्लेन 30 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जानी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई साहब साल दर साल बीत गया, बच्चा नहीं पढ़ पाया और तुम बता रहे हो कि ऐसा करेंगे। तो अब यहाँ पे ये भी चीज कही गई है कि भाई साहब अगर कोचिंग सेंटर्स को स्टूडेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, भाई वो दंगा फसाद कर रहा है और माचिस जला के फूंक रहा है, किसी के पिछवाड़े आग लगा दे रहा है, ठीक है, और लाइटर जला के छुआ रहा है, और ये यूं करके इसी से कोच दे रहा है पीछे, और क्या कहते हैं पेंसिल का शार्प बना के कोच रहा है, ठीक है, लड़की छेड़ रहा है, तो ऐसी अगर कोई भी दिक्कत अगर आती है तो वो खुद ही हैंडल कर लेगा। बट अगर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, रैगिंग पैगिंग वाली चीजें और भी जो भी होती है, कंप्लेन अगर उसको भी करना है ना, तो उसको भी अलाउ किया गया है कि भाई साहब आप यहां पे जा सकते हैं, इस कमेटी पे जा सकते हैं, यहां पे आप अपनी कंप्लेन बता दीजिए, क्या है वो 30 दिन के अंदर अंदर वो भी रिजॉल्व होनी चाहिए। तो भाई साहब दोनों तरफ से है कि भाई साहब किसी को भी दिक्कत है हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रेगुलेशन इतनी सारी चीजें लाई गई हैं भाई साहब, अगर वो भाई साहब नहीं करते हैं, भाई साहब अप्लाई नहीं करते, मतलब नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए, 50 बच्चे की जगह भाई साहब, मतलब कहने का मतलब है जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसकी जगह ना भाई साहब फायर वाला कोई भी नहीं है, ना वेंटिलेशन
एजुकेशन है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कुछ, और बच्चे को ठूस ठूस के पढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई भी अगर उनके साथ दिक्कत होती है, अगर इन सारी रेगुलेशन को वो नहीं इन कंडीशन को नहीं फॉलो करते हैं और इसे ब्रीच करते हैं, ठीक है, मतलब तोड़ते हैं अगर इन रेगुलेशंस को, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो पेनाल्टी जो होगी वो कम से कम 25,000 रुपए फर्स्ट वॉयलेशन, अगर पहली बार वॉयलेट किए हैं भैया, तो इनको समझा बुझा दी जाएगा, भैया आपको समझा रहे हैं, कान वान खोल के तेल वेल डाल के सुन लो, ठीक है, कि 25,000 रुपया तो तुमको पे करना है, उसका कुछ नहीं हो सकता, पैर गिरो चाहे जो करो, 25,000 तो देना है। बट अगर सेकंड वॉयलेशन होता है कि अरे बबुआ हमने तो तुमको समझाया था ना, कान खोल के तेल डाल के समझाया था ना कान में कि हाँ भाई साहब करना है कि नहीं, तो भाई साहब अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बता दिया, अब आपको करो 1 किलो तेल सर पे भी डालो और कान में भी डालो, और ना हुआ तो केरोसिन डालो, ठीक है, और अगिया उगिया लगा लो, अरे मजाक कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, तब आपको 1 लाख रुपए भाई साहब देना है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन वोकेशन फॉर सब्सिक्वेंट ब्रीचेस, तो भाई साहब रजिस्ट्रेशन भी करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रजिस्ट्रेशन भाई साहब एक बार करवा के, ड्यूरेशन नहीं बताई गई है कि बार बार आप कभी रिन्यू करोगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं बताई गई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो चीजें हैं और भी सारी चीजें मैं देख लेता हूं, हाँ यहाँ पे बहुत ही गजब की चीज निकल के आती है, वो ये है बच्चों कि ये तो सेंट्रल ने, अब सुन लो, ये बहुत ही गजब मजा आएगा आपको, ये हो सकता है आपके राज्य, मान लेते हैं आप उत्तराखंड में हो, आप छत्तीसगढ़ में हो, आप गुजरात में हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, आप बिहार में हो, अलग अलग स्टेट्स में हो, जम्मू कश्मीर ले लेते हैं, अब मैं सबका नाम लेने बैठूं ना, असम में हो, तमिलनाडु में, चाहे जहां पे हो, मान लेते हैं अगर आप वहां सब हो, ठीक है, तो ये चीजें लागू करना अपने स्टेट में दो, क्योंकि जो सेकेंडरी एजुकेशन तक होता है ना, वहां तक 10+2 लेवल तक जो एजुकेशन होता है, वो जानते हो उसकी जो अथॉरिटी आती है ना, मतलब 12th तक का जो पढ़ाई लिखाई जो भी होनी चाहिए ना, वो आती है भाई साहब आपके स्टेट के पास, ठीक है ना, ठीक, केंद्र के पास नहीं, राज्य के पास वो अथॉरिटी होती है कि भैया ये सारी चीजें पढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये आप ये जो रूल बनाना था वो तो भाई साहब बना के चले गए, कौन बना के चला गया, सेंट्रल ने रूल बना दिया है, मतलब केंद्र ने रूल बना दिया कि भाई साहब ये चीजें होनी चाहिए। अब ये अलग अलग स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि भाई साहब वो ये रूल एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट, अपने लोगों की भलाई के लिए ये चीजें करना चाहते हैं, और कुछ अगर चेंजेस करना है तो वो सेंट्रल से कहेंगे, बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये चेंज कर दीजिए तब हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो चलती रहेगी, बट यहां पे कहा गया है भाई साहब कि 16 साल से अगर कम है तब नहीं ले सकते हैं कोचिंग, और हाँ अगर ज्यादा है तो भाई साहब लो, धड़ल्ले से लो। बट यहाँ पे ये चीजें कही गई है कि जो हमारी सेंट्रल ने थी उसने तो ये गाइडलाइंस जारी कर दी, बट बड़ी बात ये है कि जो इफेक्टिव में तभी आएगी जब जो अलग अलग राज्य है, मान लेते हैं यूपी है, उत्तर प्रदेश है, अगर यहाँ के भाई साहब योगी बाबा नहीं चाहेंगे, भैया क्या, ठीक है, लगते तो भैया ही हैं, एकदम जवान एकदम, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो योगी जी हैं अगर वो चाहेंगे कि भाई साहब हमारी यूपी में ये चीजें लागू होनी चाहिए, जितने भी ये सब जो एकदम धड़ल्ले से एकदम ले रहे हैं ना, पैसा सब बंद हो जाना चाहिए, और भाई साहब स्टूडेंट्स को, उनको अगर लगता है ये गाइडलाइंस बहुत अच्छी है, सही है, तब भाई साहब स्टेट क्या करेगा, तब उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी तक मैं नहीं, मुझे लगता है कि सारे स्टेट्स ने इसको अपने में यहाँ अप्लाई नहीं किया, तो इतना भाई साहब घबराओ मत, जब स्टेट अपने पे अप्लाई कहेगा हाँ भाई साहब मुझे पसंद आ गई, लाओ अब मैं अप्लाई कर लूंगा, तब भाई साहब ये गाइडलाइंस ऑपरेट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो गाइडलाइंस, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं बच्चों। तो ये सारी चीजें थी, अब मैं एक बार फिर से देख लेता हूं कि कुछ छूटा उटा तो नहीं है बताने के लिए। तो ये सारी चीजें थी, और बच्चों अगर आपको कुछ भी इस चीज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और हालांकि मैंने आपको एक चीज प्रॉमिस की थी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। अभी एक बच्चे ने क्या किया था, 10th क्लास में बताया था कि भाई मेरे को डिफरेंशियल से बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो बच्चों अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो आप मुझे बताओ,
ठीक है, कि मुझे भैया ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, मुझसे अगर हो पाया तो मैं आपकी मदद करूंगा। अभी बच्चे ने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड 10th क्लास में मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, बना के पोस्ट भी कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं क्या करूंगा, लगातार वीडियोस डालता रहूंगा और अपडेट देता रहूंगा। अभी जो गाइडलाइंस आई आपको तो पता चल गई, अभी इसमें रिफॉर्म अगर हो जाता है, कुछ चेंजेस हो जाती हैं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आप वीडियो को तुरंत अगर लाइक करना चाहो तो कर दो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा। और हाँ, एक चीज और, ये वीडियो लंबी थी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों, अपने कलीग, अपने नेबर के साथ इसको शेयर कर देना, क्योंकि उन लोग को नहीं पता चल रहा है। बताएं, 4 लोग मिलकर बैठ के ऐसे बता रहे हैं कि भैया ये होगा, वो होगा, वो होगा, बस अपनी ही गा रहे हैं। उनको भी अगर बता दोगे, मतलब वीडियो शेयर कर दोगे, तो कम से कम उनको असलियत पता चल जाएगी, भाई साहब ये गाइडलाइंस किसके लिए आई है। ठीक है, सब कह रहे हैं भैया सरकार ने गलत कर दिया, ही कर दिया, अब तो ये डूब जाएगी, ये बर्बाद हो जाएगी, ही कर देगा। तो भैया लाया किस लिए गया है? जनता के लिए लेके आया गया, लोगों के लिए लेके आया गया। हाँ, यहां पे दिक्कत एम्प्लॉयमेंट की एक तरीके से थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि अब कोचिंग सेंटर में हो सकता है इसके लिए भी सोचा जाएगा, भाई थोड़ा बहुत किया जाएगा। अब रेगुलेशन तो होना चाहिए। अब मैं मान लेता हूं, एक एग्जांपल देता हूं कि जो खाना आप खाते हो, जो आप खाना खाते हो, वो कोई भी बेच रहा है, कोई भी इंसान बेच रहा है और गवर्नमेंट उस पर रेगुलेशन नहीं लगाई है। मतलब कोई भी पैकेट वैकेट में बंद करके आपको बेच रहा है और कुछ भी बेच दे रहा है। ठीक है, अब आप उसे खा रहे हो, खाने के बाद किसको दिक्कत, किसको हो रही है? आपको हो रही है, आपकी हेल्थ को दिक्कत हो रही है, आपको हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। बट अगर डेथ हो जा रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो जो बना के बेच रहा है, हाँ कि ना, पैक वैक करके बेच रहा है। अब आप कह रहे हो कि भैया अरे अगर हमने उसके बारे में कंप्लेन कर दिया ना तो भाई साहब उसकी तो रोजी रोटी छिन जाएगी, भाई वो कैसे कमाएगा? भाई लोगों की जिंदगी, बच्चों की जिंदगी, उनका करियर, ठीक है, और माता पिता इतना सारा पैसा खर्च करके, इतने स्ट्रेस से, इतनी मेहनत करके पे करते हैं, क्या वो सब वैल्यू नहीं रखता है क्या आप लोगों के लिए? ये भी तो आप सोचिए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जब रेगुलेशन आ रहा है ना, तो ये एक स्टेप है। जरूरी नहीं कि भाई साहब ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। अगर जहां पे भी दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट इन सारी चीजों को लेगी। भाई साहब नहीं लेगी तो भाई साहब प्रोटेस्ट करेंगे, और क्या, भाई साहब कहेंगे कि चलो उतरते हैं, हाँ कि ना, प्रोटेस्ट करेंगे। तो भाई साहब अब आप अकेले नहीं हो, सारे अपोजिशन पार्टी क्या करेंगे, आपका क्या करेंगे, साथ देंगे। भाई साहब प्रोटेस्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट भाई साहब उसको अप्लाई करेगी। तो जो चीजें आपके लिए सही है उसको भाई साहब अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो सकता है आज दिक्कत हो रही हो आपको, बट आगे चल के बहुत सारे बच्चों के लिए ये चीज बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी, जहां पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जो एजुकेशन लेंगे अच्छे से लेंगे, माता पिता के ऊपर फीस वाला ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। समझ रहे ना कि भैया आज फीस कुछ कह रहे हैं, कल कुछ होगी। बच्चा कोचिंग में गया ये सोच के बहुत अच्छी कोचिंग में हूं मैं, मुझे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, पढ़ा कुछ नहीं रहे हैं, कभी क्लास भी नहीं ले रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत बेकार चीजें होती हैं और ये भाई साहब पूरा हिला देती हैं आपको। ठीक है, तो पढ़ाई से आपका एकदम कहते नहीं विश्वास उठ जाता है। ठीक है, तो अभी भी कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। ठीक है ना, तो अब शुरुआत हुई है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इसके बारे में बताओ, सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये एक सही स्टेप है जो उठाया गया, जो कि जरूरी था। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर ना ही हो तो कमेंट करके बताओ, और जो भी कोई दिक्कतें आ रही हो वो मुझे बताओ। और देखो हाँ, क्लास 8th में अगर आप हो तो सारे के सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं। क्लास 8 की पूरी मैथ पढ़ी हुई है। अभी कुछ पूरी क्या कुछ चैप्टर्स मैंने डाल दिए, 4 5 6 चैप्टर डाल दिए और सब लगातार आते रहेंगे। तो आप देख लो, कोई भी दिक्कत हो बताना। और क्लास 11th में कह रहे हैं 12th की तो पूरी फिजिक्स ही पढ़ी हुई है। फिजिक्स कोई भी टॉपिक ले आया, खोला, एकदम देखा, भाई साहब जो आप चाहो वो आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताओगे, तभी तो मैं आपकी मदद कर सकूंगा ना बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो कर लो, सपोर्ट करना चाहो तो कर दो। कम ही है, ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं, बट मेहनत कर रहे हैं। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो एक ना एक दिन तो भाई साहब अगर नहीं होगा ग्रोथ तो छोड़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ और करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान रखिएगा, और कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसको रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपको वीडियो देखने के लिए बच्चों दिल से मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद।